नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भगत सिंह के मुकदमे पर। ये एक ऐसा ऐतिहासिक मामला है जिसे हमारी स्रोत सामग्री के मुताबिक न्याय की कसौटी पर जरूर परखा जाना चाहिए। तो चलिए इसी एक बहुत ही पावरफुल विचार के साथ अपनी बात शुरू करते हैं। ये पंक्तियां हमें सीधा उस सवाल पर ले आती हैं, न्याय और अन्याय के सवाल पर, जो इस पूरे मामले के दिल में है। और यही वो बुनियादी सवाल है जिसका जवाब हम आज के इस विश्लेषण में खोजने की कोशिश करेंगे। क्या वो मुकदमा एक निष्पक्ष सुनवाई थी या कुछ और ही था? तो ठीक है, चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। हमारा जो पहला हिस्सा है वो सीधा उस आरोप पर फोकस करेगा जो इस मुकदमे पर लगाया जाता है। ये कोई छोटा मोटा आरोप नहीं है। सोचिए, न्यायिक जलियांवाला बाग, ये शब्द हमें क्या बताते हैं? यही कि लेखक के अनुसार ये मुकदमा न्याय करने के लिए नहीं था, बल्कि एक पहले से तयशुदा नतीजे तक पहुंचने के लिए रचा गया था, एक तरह से न्याय का नरसंहार। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये सब हुआ ही क्यों? इस मुकदमे की नींव जिन घटनाओं ने रखी, उन्हें समझने के लिए हमें उस दौर के उस राजनीतिक और जज्बाती माहौल में जाना होगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं घटनाओं का एक सीधा और दुखद सिलसिला। पहले पुलिस की बर्बरता, उससे एक राष्ट्रीय नेता की मौत, और फिर उस मौत से पैदा हुआ गुस्सा जो बदले की आग बन जाता है। क्रांतिकारियों का मकसद बिल्कुल साफ था, ये एक राष्ट्रीय अपमान का जवाब था। और देखिए, क्रांतिकारियों ने इसकी जिम्मेदारी भी खुलेआम ली, लेकिन इसके बावजूद पुलिस के हाथ लगभग खाली थे। हत्या की गुत्थी वो सुलझ ही नहीं पा रही थी। और फिर एक ऐसी घटना होती है जिसने पूरे केस का रुख ही मोड़ कर रख दिया। विरोध का एक ऐसा कदम जिसके नतीजे इतने उल्टे और विनाशकारी होंगे, ये किसी ने सोचा भी नहीं था। अब देखिए, इस घटना में जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि उन्होंने भागने की कोई कोशिश ही नहीं की। उन्होंने खुद अपनी गिरफ्तारी दी। साफ है, उनका इरादा पकड़े जाने का ही था। वो एक संदेश देना चाहते थे। और ये जो तुलना है, ये उस विडंबना को, उस आयरनी को बहुत साफ दिखाती है। देखिए, इरादा था सिर्फ एक सांकेतिक विरोध का, बहरों को सुनाने का, पर नतीजा क्या हुआ? उन्होंने अनजाने में ही पुलिस को वो सबसे बड़ा सबूत थमा दिया जिसकी पुलिस को शिद्दत से तलाश थी। वाइसरॉय इरविन के ये शब्द जो उन्होंने एक निजी खत में लिखे थे, सब कुछ साफ कर देते हैं। अधिकारियों ने इसे एक बहुत बड़े मौके के तौर पर देखा। इस एक घटना ने उनके लिए सॉन्डर्स हत्याकांड की जांच के सारे दरवाजे खोल दिए थे। तो चलिए अब कहानी में और आगे बढ़ते हैं। अब हम उस मुकदमे की उन खास कानूनी खामियों पर गौर करेंगे जिनका जिक्र हमारी स्रोत सामग्री में किया गया है। ये एक बहुत ही जरूरी कानूनी दांव-पेच था। मतलब एक आम अदालत की बजाय एक स्पेशल ट्रिब्यूनल बनाने के लिए एक अध्यादेश यानी एक खास कानून लाया गया। ये जो था, ये सामान्य न्यायिक प्रक्रिया से हटकर एक कदम था। जब हम इन सारे पॉइंट्स को एक साथ देखते हैं तो एक बहुत ही परेशान करने वाली तस्वीर सामने आती है। सोचिए, आम अदालतों को बाईपास कर दिया गया, अपील करने का हक छीन लिया गया, और तो और गवाहों के मामले में भी कानून तोड़ा गया। ये सारी बातें मिलकर एक ऐसे मुकदमे की तरफ इशारा करती हैं जो स्रोत के अनुसार राजनीति से प्रेरित था। अब मुकदमे की कार्रवाई से हटकर जरा क्रांतिकारियों के जवाब पर ध्यान देते हैं। वो जवाब जो उन्होंने जेल के अंदर से दिया। अब जब मुकदमा ही एक तमाशा लग रहा था तो उन्होंने इसका मुकाबला कैसे किया? देखिए, अदालत के अंदर तो उनके पास ज्यादा रास्ते बचे नहीं थे, इसलिए उन्होंने एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना। एक ऐसा रास्ता जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उन्होंने शुरू की भूख हड़ताल, और उनका मकसद सिर्फ जेल में बेहतर सुविधाएं पाना नहीं था। ये लड़ाई थी सम्मान की, पहचान की। वो चाहते थे कि उन्हें आम मुजरिम ना समझा जाए, बल्कि राजनीतिक कैदी का दर्जा दिया जाए। वो ये साबित करना चाहते थे कि उनके काम निजी नहीं बल्कि सियासी थे। जरा इनकी मांगों पर नजर डालिए। ये कोई लग्जरी की मांगे नहीं थी। ये मांगे थी बुनियादी इंसानी गरिमा की, सम्मानजनक व्यवहार की, और हाँ, बौद्धिक आजादी की। वो पढ़ना चाहते थे, दुनिया के बारे में जानना चाहते थे, और ये भी चाहते थे कि उनके साथ आम अपराधियों जैसा सलूक न हो। और इस सैद्धांतिक लड़ाई का असर जबरदस्त हुआ। इसने पूरे देश का ध्यान खींचा और लोगों की नज़र में उनकी छवि बदल दी। अब वो सिर्फ मुल्जिम नहीं थे, बल्कि ब्रिटिश राज के खिलाफ प्रतिरोध के हीरो, एक प्रतीक बन गए थे। और आखिरकार 7 अक्टूबर 1930 को उस स्पेशल ट्रिब्यूनल का फैसला आया। वही फैसला जिसका अंदाजा कई लोगों को पहले से ही था। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु
तीनों को मौत की सजा सुनाई गई। और ये एजे नूरानी का एक बहुत ही जरूरी ऑब्जर्वेशन है। स्रोत का तर्क है कि क्योंकि सबको लगता था कि भगत सिंह दोषी तो हैं ही, इसीलिए किसी ने इस बात पर ज्यादा गौर ही नहीं किया कि मुकदमे की जो पूरी प्रक्रिया थी वो कितनी दिखावती थी। लेकिन देखिए, न्याय सिर्फ नतीजे का नाम नहीं है, न्याय प्रक्रिया का भी नाम है। और यहीं पर आकर हम इस बड़े सवाल पर रुक जाते हैं, क्या ये सच में न्याय था या फिर कानूनी तरीकों का इस्तेमाल करके हासिल किया गया एक सियासी मकसद? ये सवाल कानून और सत्ता के रिश्ते पर सोचने को मजबूर करता है। चलिए इस चर्चा को हम खुद भगत सिंह के ही शब्दों के साथ खत्म करते हैं। ये बात हमें याद दिलाती है कि उनके एक्शंस के पीछे एक गहरी सोच थी, एक बौद्धिक पक्ष था। वो विचारों की ताकत पर बहुत यकीन करते थे। उनकी विरासत सिर्फ उनके कामों में नहीं, बल्कि उनके विचारों में भी जिंदा है।